अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक कवर किया था। सोल ट्रेडर क्या होता है, हम किसको में क्या क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज क्या होती हैं। लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक कवर किया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी। ओके, इसमें के फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं की जाएंगी। फर्स्ट, सबसे पहले हम बनाते हुए या स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस कंपनी का हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, जिस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, उस कंपनी का हम नाम लिखते हैं। फिर हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो हम फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर जिस भी ईयर एंड की हम इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, हम वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये 2025 का ईयर एंड की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 से रिकॉर्ड करेंगे। सही है ना? अब हम इसके फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। सही, फर्स्ट थिंग आप देखें कि इसके फॉर्मेट में क्या लिखी हुई है, दैट इज सेल्स, जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, सेल्स। अच्छा, अगर आपके सवाल में सेल्स रिटर्न या जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, अगर आपके सवाल में ये नहीं गिवन, सही है, अगर आपके सवाल में ये नहीं गिवन तो आप डायरेक्टली जो सेल्स होंगी उसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे, उसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बट अगर आपके उसमें सेल्स गिवन है और सेल्स के सॉरी नेट से रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न गिवन है, तो आप सेल्स को सेकंड कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे आप उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे। सही है? फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके सवाल में सिर्फ सेल्स गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली थर्ड कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आपके सवाल में सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न या जिसका नाम दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न इनवर्ड्स भी गिवन है, तो आप पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बेसिकली थर्ड कॉलम जो थर्ड कॉलम होता है वो फाइनल आंसर के लिए होता है। सही है ना? फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है, फिर आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, हमने ऊपर पूरा एक बहुत लंबी इस पे डिस्कशन की है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया था, आप ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें एडिशनल ही यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, जिसको आप परचेज रिटर्न भी कहते हैं। सही है। सेकंड इज कैरेज इनवर्ड, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं। सही है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, आपने फर्ज करें अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया सोल ट्रेडर वो बिजनेस होता है जहाँ पे आप फिनिश गुड्स परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं? ताकि आप आगे उसे रीसेल कर सके बायर्स को। अब फर्ज करें आपने अपने सप्लायर से कोई बल्क क्वांटिटी में 100 और 1000 की क्वांटिटी में आपने कोई यूनिट कोई चीज परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल, आपने वाटर बॉटल्स परचेज कर ली, बट उसमें से आपने कुछ बॉटल्स रिटर्न कर दी सप्लायर को। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंपनी की आ गई होंगी या एक्सेस क्वांटिटी में आ गई हो या वो थोड़ी बहुत खराब हो, तो आपने उन्हें सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो जब आप वो परचेज जो आपने गुड्स परचेज किए होते हैं और जब आप उसे रिटर्न कर रहे होते हैं, तो आप उसको रिटर्न परचेजेस में से लेस कर देंगे। ठीक है? ड्यूरिंग द ड्यूरिंग वाइल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट आप उसको लेस कर देंगे परचेजेस में से। ठीक है? आप किस में से लेस कर देंगे? आप परचेजेस में से लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 500, और आपके जो टोटल परचेजेस आ रही है दैट इज 1000। आपके पास जो रिटर्न आउटवर्ड की कॉस्ट आ रही है दैट इज 300, तो आप ये 300 की वैल्यू लेस करेंगे।
ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने 1000 वर्थ के गुड्स खरीदे थे, आपकी जो परचेजेस थी उसकी जो वर्थ थी दैट इज 1000, बट उसमें से 300 की जो वर्थ के गुड्स थे वो आपने रिटर्न कर दिए। किसको रिटर्न कर दिए? अपने सप्लायर को जिससे आपने खरीदे थे। सही है। तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो आप परचेजेस में से ये जो रिटर्न के गुड्स हैं, रिटर्न की गुड्स की जो वैल्यू होगी परचेज रिटर्न की, वो आप लेस कर देंगे। अच्छा, नाउ व्हाट इज कैरेज इनवर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इन? अब जब आपने सप्लायर से खरीदी, जब आपने वो सप्लायर से बॉटल खरीदी, आप समझे आपने 100 बॉटल्स परचेज की थी, तो क्या आप वो बॉटल्स हाथ में लेकर अपने गोडाउन तक आए होंगे, या हाथ में लेकर अपनी शॉप तक आए होंगे, या पैदल चल के अपनी शॉप तक आए होंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, आपको क्या पता कितना डिस्टेंस है सप्लायर और शॉप के दरमियान में। तो आपने यकीनन कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया होगा। या तो आप ट्रक में आए हो, ट्रक में, या जो जो वैन्स होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, उनमें आपने लोड करा के लाए होंगे। या किसी भी अपनी जो हो सकता है बिजनेस की अपनी कोई व्हीकल हो जिसके अंदर वो सामान मंगवाती हो और आगे सेल करती हो। तो जो भी होगी, खैर आपने कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया होगा। ठीक है। तो अब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज किया होगा उसमें जाहिर है उस व्हीकल की मेंटेनेंस का खर्चा होगा। सही है। उसकी खुद का पेट्रोल का फ्यूल वगैरह होगा, फ्यूल की कॉस्ट वगैरह होगी। तो दैट दैट वैल्यू, दैट कॉस्ट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो पैसे आपको गुड्स बिजनेस के अंदर लाने में लगे होंगे, बिजनेस में अब अपने गोडाउन या शॉप्स में रखने के लिए जो पैसे आपने बेयर करिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन की मद में, दैट इज कैरेज इनवर्ड। अच्छा, क्योंकि आप देखें कैरेज इनवर्ट भी एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आप अपनी जेब से तो बेयर नहीं करेंगे। जो बिजनेसेस होते हैं वो उसको भी कंज्यूमर पे ही ट्रांसफर करती है। हर कॉस्ट को कंज्यूमर पर ही ट्रांसफर किया जाता है। तो दैट कैरेज इनवर्ट विल बी एडेड इन योर परचेजेस। सही है। दैट कैरेज इनवर्ट विल बी एडेड इन योर परचेजेस। सेल्स रिटर्न लेस होगा, सॉरी परचेज रिटर्न लेस होगा, और कैरेज इनवर्ट ऐड किया जाएगा। सही है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 500। आपकी परचेजेस जो है दैट इज $1000। जो आपके सेल्स रिटर्न है जो आप लेस करेंगे, सॉरी परचेज रिटर्न है जो आप लेस करेंगे, पता नहीं सेल्स रिटर्न क्यों बोले जा रही हूँ, परचेज रिटर्न है जो आप लेस करेंगे। फिर उसके अंदर आप ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन, या जिसे आप कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, समझे, वो 200 है। तो आप इसमें 500 में $1000 ऐड करेंगे तो ये 1500 बन जाएगा। फिर इस 1500 में से आप 300 लेस करेंगे तो ये 1200 बन जाएगा। फिर इस 1200 में आप 200 दोबारा ऐड करेंगे तो ये 1400 बन जाएगा। तो आपकी जो गुड्स अवेलेबल होंगे फॉर यूज के लिए, गुड्स अवेलेबल जो होंगे यूज के लिए, वो कितने हो जाएंगे? 1400। सही है। अब फर्ज करें आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि ऑलरेडी लेस होती है, उसकी वैल्यू है 400। तो आप जब इस 1400 में से 400 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ओके, ये सिर्फ एज एन एग्जांपल मैंने ड्राफ्ट की थी समझाने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए, ये टोटल सेल्स की वैल्यू है, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए अलग से कॉलम नहीं लिखा हुआ, लाइक क्लोजिंग इन्वेंट्री पे यहाँ तक सम किया हुआ है और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते हैं। सही है, और उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख लें। नाउ मूविंग फर्दर इन द इनकम स्टेटमेंट,
अब जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हो सकता है आपके पास और भी कहीं से इनकम आती आनी हो, आपके पास और भी कहीं से ड्यूरिंग द ईयर इनकम आपको रिसीव हुई हो। फॉर एग्जाम्पल अदर इनकम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जो इनकम में या एक्सपेंस में इंक्लूड हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी जो मेन मेन चीजें थी सिर्फ फॉर्मेट में हम वो देख रहे हैं। सही है। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसमें हम अदर इनकम्स जो होंगी आपकी ड्यूरिंग द ईयर, बिजनेस की जो अदर इनकम्स होंगी आप वो रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर ने आपको टोटल जो आपने ऊपर 1000 की कॉस्ट के गुड्स परचेज किए थे उसमें आपको $100 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इट विल बी योर इनकम। अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका इनकम होगी। और अगर आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो दैट विल बी द एक्सपेंस। अगर आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है, दैट्स मीन्स कि अगर आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपकी इनकम है। और जैसे आपने वो गुड्स क्यों खरीदे थे? सप्लायर से आगे सेल करने के लिए। तो अगर आप उन गुड्स पे अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। सही है। नाउ गेन ऑन डिस्पोजल, ये हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बात करी थी। डिस्पोजल क्या होता है? वो एसेट, नॉन करेंट एसेट जिसको हम डिस्पोज कर देते हैं, बिजनेस से निकाल देते हैं, दैट इज डिस्पोजल। डिस्पोजल की दो ही केसेस होते हैं, आइदर हमें लॉस हुआ होता है और हमें या हमें गेन हुआ होता है। तो इफ अगर हमें उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट को डिस्पोज करने में अगर हमें गेन होगा तो वो हमारी इनकम है। ठीक है। और अगर वो लॉस होगा तो वो हमारा एक्सपेंस है। सही है। अच्छा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा रिवाइंड कर दूं कि अगर प्रीवियस ईयर में आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रीवियस ईयर में आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 थे। सही है। और करंट ईयर में आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1200 है। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुआ है 300 से। तो दैट 300 विल बी योर इनकम। और अगर हम इसी केस को वाइस वर्सा कर दें कि प्रीवियस ईयर में आपके डाउटफुल डेट 1200 थे और करंट ईयर में आपके डाउटफुल डेट 1500 है, तो इट विल बी योर एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ 300 का डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है। सही है। ये हमने पिछले ही चैप्टर में, बेड डेट के चैप्टर में पढ़ा है, मैंने फिर भी आपको एज अ रिवीजन बता दिया है कि अगर इंक्रीज होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में तो वो आपकी इनकम है, और डिक्रीज होगा तो आपकी इनकम है, और अगर इंक्रीज होगा तो वो आपका एक्सपेंस है। सही है। अच्छा, इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें भी आपकी एज एन इनकम में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। है, फिर आप इन तीनों चीजों, जितने भी आपके इनकम्स होंगे आप उनका टोटल करेंगे और उसको फिर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। ये जो आंसर आएगा, ये जो आपका आंसर है, ये किसका आंसर है? बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सही है। ना, अब हमारी सारी इनकम कैलकुलेट हो गई तो हम इसमें से क्या लेस करेंगे? हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ना, सबसे पहले एक्सपेंस जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड वो कॉस्ट होती है जो जब आप सप्लायर से खरीद के अपने बिजनेस में गुड्स ला रहे हो, तो वो हुआ आपका कैरेज इनवर्ड। अब आप उस गुड्स को उनके कस्टमर के घर डिलीवर कर रहे हो तो दैट इज कैरेज आउटवर्ड। जब आप बिजनेस के अंदर गुड्स ला रहे हो तो दैट इज कैरेज इनवर्ड। और जब आप बिजनेस से बाहर सेल कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो अपने बायर को, और उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो तो दैट इज कैरेज आउटवर्ड, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन आउट भी कहते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन
आउट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, ये भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। बेड डेट क्या होता है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, बेड डेट हो, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। बेड डेट बेसिकली क्या होता है, वो क्रेडिट कस्टमर जो हमें पैसे देने से इनकार कर दें, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया हो और वो हमें पैसे देने से इनकार कर दें ड्यू टू एनी रीजन। जब हम 100% श्योर हो जाते हैं कि अब हमें उन क्रेडिट कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे, तो दैट इज बेड डेट। अच्छा, फिर बिजनेसेस जो होते हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं, बैंक वगैरह से लोन लेते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए। तो वो बैंक लोन तो आपकी लायबिलिटी है, वो बैंक लोन तो आपको रीपे करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का बैंक लोन लिया है, 5 लाख, 5 लाख का अगर आपने बैंक लोन लिया है, तो ये तो आपकी लायबिलिटी है, ये तो आपको पे ऑफ करनी है। सही है, ये तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगा। बट इस 5 लाख के ऊपर जो आपका 10% या जितने भी परसेंट बैंक का इंटरेस्ट होगा, जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट इंटरेस्ट विल बी योर एक्सपेंस। दैट इंटरेस्ट विल बी योर एक्सपेंस। जो बैंक आपके लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट इंटरेस्ट विल बी योर एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख पे 10% करें, तो जो भी आता है आपका अमाउंट, दैट इज योर एक्सपेंस। सही है। तो बैंक लोन जो है वो आपकी लायबिलिटी में शामिल होगा, और जो बैंक का इंटरेस्ट है, जो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। ठीक है। आप फिर जब इन सबको सम अप कर लेंगे, इन सबको सम अप करके आप इनको इनका जो तमाम इनकम आई होगी, उसमें से आप तमाम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपका लॉस होगा। ठीक है। आप जब इनकम में से तमाम इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तमाम इनकम से मुराद जो आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को कैलकुलेट करके आया होगा। ठीक है। आप तमाम इनकम में से जब एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो दो सूरत हाल हो सकती है। या तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव में आया दिस मीन्स के आपकी आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आया, दिस मीन्स कि आपका आंसर सॉरी आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। सही है। तो ये पूरा वो था इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हमारी इस चैप्टर की दो रिक्वायरमेंट्स थी, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन तो हमने इनकम स्टेटमेंट तो देख ली, अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये है आपका फॉर्मेट फाइनेंशियल पोजीशन का। इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जिस भी कंपनी का आप बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे मिडिल में। फिर जो स्टेटमेंट आप बना रहे होते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे। ऊपर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो आपने इनकम स्टेटमेंट लिखा था। यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे। सही है। फॉर 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 एग्जाम्पल, आप ये बना रहे हैं 2025 की, तो आप एट द एज एट 31 दिसंबर 2025 लिखेंगे। सही है। नाउ, बैलेंस शीट में सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज कॉस्ट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स। आप सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देती हूँ। बेसिकली नॉन करंट एसेट्स में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले उनकी कॉस्ट होती है, इस कॉलम में आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। सही है। इस कॉलम में आप उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, और इस कॉलम में नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक बिल्डिंग की कॉस्ट है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सही है। उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपके पास एनबीवी आ जाएगी। व्हाट इज एनबीवी? नेट बुक वैल्यू। सही है। यहाँ पे इन्होंने अलग तरीके से किया हुआ है, बट आप इस तरीके से भी करेंगे तो ठीक है। सही है। फिर आप जो भी आंसर्स आएंगे आपके फाइनल, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा, ये आपके पास आएगा टोटल नॉन करंट एसेट्स।
ये आंसर आपके पास आएगा टोटल नॉन करंट एसेट्स का। सही है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की। अच्छा, करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज जो आप लिखेंगे दैट इज इन्वेंट्री। अच्छा, ये कौन सी इन्वेंट्री होगी जो आप करंट एसेट में लिखेंगे? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। देखिए, सवाल में दोनों इन्वेंट्रीज गिवन होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन होंगी, बट आप रिकॉर्ड कौन सी करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जो एट द एंड ऑफ द ईयर होगी। सही है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो होगी आप वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसके बाद आप ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपकी करंट एसेट्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली आपने क्रेडिट कस्टमर को सेल की सेल की, तो आपको अभी रिटर्न में ना कैश मिला ना चेक मिला। आप कस्टमर ने आपको बोला है कि वो आफ्टर अ मंथ आपको पे करेगा, आफ्टर अ मंथ आपको पे करेगा। तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। वो आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट होता है, क्योंकि आपको पैसे मिलने होते हैं। सही है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में से हम एक चीज लेस करते हैं, ये हमने बेड डेट वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेड डेट, ट्रेड रिसीवेबल में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करते हैं। सही है। फिर कोई भी अदर रिसीवेबल्स जो होते हैं हम उसे ऐड करते हैं। आगे जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी अदर रिसीवेबल्स क्या होते हैं। अदर रिसीवेबल्स ऐड करते हैं। कैश, जो आपके बिजनेस में कैश मौजूद होता है या जो बैंक में आपके पैसे मौजूद होते हैं, ये सारी चीजें आप करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी चीजें आप करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सही है। फिर आप इन सबको सम कर देंगे। सही है, सम करके आप टोटल यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने इस टोटल करंट एसेट्स में करंट एसेट्स की वैल्यू को ऐड करना है। इस टोटल करंट एसेट्स में से आप टोटल करंट एसेट्स में आपने करंट एसेट की वैल्यू को ऐड करना है। फिर जो आपके पास ये आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा टोटल एसेट्स का। ये आपके पास किसका आंसर आएगा? टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट से क्या मुराद है कि इसमें क्या क्या ऐड है? इसमें करंट एसेट्स, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों चीजें ऐड हैं। सही है। आई होप यहाँ तक बैलेंस शीट क्लियर हुई होगी। नाउ द सेकंड थिंग इज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। द सेकंड थिंग इज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ओके, सो कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट की क्या वैल्यू, क्या कैपिटल एट स्टार्ट क्या होगा? वो अमाउंट जिससे आपने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया होगा। वो अमाउंट जिससे आपने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया होगा, दैट इज कैपिटल एट स्टार्ट। अच्छा, अगर फिर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा तो आप ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ होगा इन केस तो आप लेस कर देंगे। ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा तो आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी आप वो कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद आप ड्राइंग्स को लेस करेंगे। अच्छा, ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस क्यों करेंगे? वैसे अगर देखा जाए तो ड्राइंग्स तो एक्सपेंस होती है, बट ड्राइंग्स को लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ड्राइंग वो एक्सपेंस है जो आपका कैपिटल रिड्यूस करता है। सही है। ड्राइंग से क्या रिड्यूस होता है? कैपिटल रिड्यूस होता है। तो जब आप कैपिटल एट स्टार्ट में प्रॉफिट या लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप ड्राइंग्स को लेस करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एट एंड आ जाएगा। सही है। अच्छा, ऊपर हमने बात की थी बैंक लोन और इंटरेस्ट की। अगर बिजनेस ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन बेसिकली जो बिजनेसेस लेते हैं वो मोर देन अ ईयर की होते हैं। जो बैंक लोन बिजनेस अवेल करते हैं वो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं, तो इट विल बिकम द नॉन करंट लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी जो आप एक साल से ज्यादा के लिए लें, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बैंक लोन आपका किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा। देन आप करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटी में आते हैं ट्रेड पेपर्स। अच्छा,
अब मैंने आपको ऊपर बताया था ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सप्लायर हैं और आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, तो जिसको आपने सेल किए होंगे वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। सही है। अब जिसने कस्टमर ने परचेज किए तो कस्टमर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को आपको अभी पे करना बाकी है। तो दैट इज ट्रेड पेबल। ये हम जब करेंगे तो मजीद और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। देखिए ये आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैंक भी लिखा हुआ है ऊपर और यहाँ नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखा हुआ है। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है ना, उसमें वो बाज दफा मेंशन नहीं करता कि ये जो बैंक है ये ओवरड्राफ्ट है या क्या है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर बैंक डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड किया हुआ है दैट मीन्स ये बैंक है, ये एसेट है। ये बैंक है, ये एसेट है, ये आपकी करंट एसेट्स में इंक्लूड्स होगा। और अगर बैंक के आगे क्रेडिट लिखा हुआ होगा दैट मीन्स ये ओवरड्राफ्ट है और ये आपकी लाइबिलिटी है। दैट मीन्स ये आपकी ओवरड्राफ्ट है और ये आपकी लाइबिलिटी है। सही है। तो आप बाज दफा लिखा हुआ भी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा, बाज दफा सिर्फ बैंक लिखा हुआ होता है और उसके आगे डी आर या सी आर लिखा हुआ होता है। डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट। अगर बैंक डेबिट में है तो वो आपका एसेट है और अगर बैंक क्रेडिट में है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अच्छा, फिर कुछ हमारे अदर पेबल्स भी होते हैं, हम वो अदर पेबल्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम इन सबको सम कर देंगे, सम करके हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कैपिटल की अमाउंट, हम कैपिटल की अमाउंट जो कैपिटल एट एंड है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जो टोटल वैल्यू होगी और जो टोटल करंट लायबिलिटी की वैल्यू होगी, हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, आपस में सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो टोटल एसेट्स का आंसर आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि आपने शुरू की वीडियोस में एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही है। तो आपके जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, आपके कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल होने चाहिए। दिस मीन्स कि आपका जो टोटल एसेट्स का आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो आपके कैपिटल और लाइबिलिटीज का आंसर आएगा उसके इक्वल होना चाहिए। अगर आपका ये आंसर इक्वल आ रहा है दिस मीन्स कि बहुत माइनर चांसेस हैं कि आपने ऊपर कहीं कोई मिस्टेक की होगी। ठीक है। अच्छा, आज की आखिरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री एक वाहिद चीज है जो दोनों जगह रिकॉर्ड की जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाहिद चीज है जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में दोनों जगह रिकॉर्ड की जाती है। सही है। ये बात आप लोग याद कर लेगा, लिख लीजिएगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो दोनों जगह रिकॉर्ड की जाती है, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करते हैं और बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सही है। तो पूरे ट्रायल बैलेंस में जो जो आपको डेटा गिवन होगा उसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो वाहिद चीज है जो इनकम स्टेटमेंट में भी आती है अंडर कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में, और दूसरा बैलेंस शीट में भी आती है और बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे, करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि देखें इन्वेंट्री मैंने आपको बताई, इन्वेंट्री वो गुड्स होते हैं जो आप खरीदते हैं फर्दर सेल के लिए। तो जो आप चीज परचेज करते हैं बिजनेस में सेल करने के लिए वो आपकी इन्वेंट्री होती है। सही है। और इन्वेंट्री की वो एसेट होता है और बाय एसेट बाय नेचर डेबिट होता है। अच्छा खैर, हम क्या बोल लेते हैं, वो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री आप करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्वेंट्री है जो आपने बिजनेस में परचेज की है फर्दर रीसेल करने के लिए। तो उसमें से बहुत सारी इन्वेंट्री लेस देन एयर के लिए आपके पास होती है। तो जो चीजें, वो एसेट्स जो लेस देन एयर के लिए आपके पास हो
वो करंट एसेट्स होते हैं, और जो मोर देन 1 ईयर के लिए हो बिजनेस में, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। इस वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो, दोनों फॉर्मेट्स में कोई मसला हो, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या लाइव लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।